देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, देर रात रजत और पवन अपने दोस्त के एंगेजमेंट फंक्शन अटेंड करके लौट रहे थे। उन दोनों ने घर जाने के लिए और भी जल्दी पहुंचने के लिए कब्रिस्तान वाला रास्ता चुना था। अब देखते हैं कि आगे उनके साथ क्या क्या होता है। जब वो एकदम कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं तब अचानक एक जोरदार चीख के साथ रजत गाड़ी को एकदम रोक देता है। फिर पवन ने रजत को गुस्सा करते हुए कहा, अरे क्या हुआ, गाड़ी को इतनी तेजी से ब्रेक क्यों लगा दिया? मगर रजत मानो पूरा पसीने से भीग चुका था। उसका हाल बेहाल हो चुका था। डर के मारे वह कांपने लगा। पवन उसे बार बार पूछ रहा था, अरे भाई तुझे हुआ क्या, बोल तो सही। मगर रजत की मानो आवाज तक बाहर नहीं निकल पाई और फिर पायलों की छन छन की आवाजें उसे सुनाई देने लगी। पवन धीरे धीरे अपना चेहरा कांच के बाहर निकाल कर देखने लगा, लेकिन बाहर की तरफ केवल और केवल पसरा हुआ खौफनाक सन्नाटा ही चारों तरफ फैला हुआ था। रजत के मुंह से अभी भी आवाज आनी एकदम बंद थी और फिर अचानक से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर पवन एकदम से उछलकर गिर पड़ा। फिर जब उसने बाहर देखा तो एक बहुत ही बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र यही लगभग 80 साल की होगी, वह रजत को बोल रही थी, बेटा मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मगर रजत अब भी एक पत्थर की मूर्ति की तरह जमा सा वहीं पर बैठा रहा। पवन उसे हिलाने की कोशिश कर रहा था मगर मानो उसे सांप सूंघ गया हो। तभी वह बूढ़ी औरत पवन की तरफ एक हल्की हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए अचानक ही वहां से आगे की तरफ चल पड़ी। पवन का ध्यान उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं था। पवन इस कोशिश में था कि किसी भी तरह रजत को यहाँ से हिला दूं, क्योंकि वह जगह पूरी तरीके से कब्रिस्तान से घिरी हुई थी। चारों ओर खौफ का माहौल था। अचानक से दरवाजा एक बार फिर धीमे धीमे खटखटाने लगा था। इस बार पवन ने कांच को नीचे गिराया तो उसने देखा कि वही बुढ़िया एक बार फिर खड़ी हुई नजर आई। इस बार पवन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह गुस्से से उस बुढ़िया को बोला, अबे क्या है, क्यों बार बार हमें परेशान कर रही है? एक तो वैसे हम यहाँ पर मुसीबत में हैं। मगर उसका गुस्सा देखने के बावजूद भी वह बुढ़िया बार बार पवन की आंखों में आंखें डालकर उसे हल्की हल्की मुस्कुराहट दे रही थी। उसकी मुस्कुराहट कोई खतरनाक समय का भी संकेत हो सकती थी। मगर पवन इन सब बातों से अनजान उस बुढ़िया को लगातार डांट रहा था। लेकिन फिर उस बुढ़िया ने जो उससे कहा तो उसे सुनकर पवन के हाव भाव एकदम से बदल गए। पवन भी अब थोड़ा थोड़ा डर महसूस करने लगा। उस बुढ़िया ने उसके मुंह पर कहा, बेटा जितना बोलना है उतना बोल ले, क्योंकि तेरी कब्र तो इसी कब्रिस्तान में खुदेगी। बस फिर क्या था, पवन ने तुरंत ही अपनी गाड़ी का कांच ऊपर चढ़ा दिया और डरते हुए वहां से किसी भी तरह रजत को हिलाने की कोशिश करने लगा। इस बार उसने रजत को एक जोर का उसके गाल के ऊपर से तमाचा कस दिया। रजत एकदम से उछल पड़ा मानो उसने एकदम से कोई भयानक चुड़ैल देख ली हो। भाई यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना वो भयानक चुड़ैल आज हमारा काल बनकर हमारे ऊपर मंडरा रही है। रजत इतना बोलते बोलते गाड़ी का गियर डालता है और गाड़ी के एक्सीलेटर पर इतनी तेजी से पांव रखता है कि गाड़ी एकदम स्पीड से वहां से गुजरने लगी थी। लेकिन उन दोनों की बदकिस्मती की वजह से गाड़ी एकदम से वहीं पर रुक गई। गाड़ी को यूं रुकता देख पवन बाहर निकलने की कोशिश में था तो उसने देखा कि गाड़ी के बोनेट पर काले काले दांत वाली वही भयानक बुढ़िया बैठी हुई है, जिसने अभी अभी पवन को चेतावनी दी थी। अब पवन ने उसका विरोध देखा, जिसके साथ पवन और रजत कभी रूबरू नहीं हुए थे। उन्होंने उस बुढ़िया का वह खून से लथपथ और बड़े बड़े हाथों का एक भयानक नजारा देखा। उस बुढ़िया के हाथ इतने लंबे थे कि वह सिर्फ एक पल में ही पवन और रजत को मारने में सक्षम थी। लेकिन शायद अभी तो पवन और रजत की जिंदगी के कुछ पल बाकी थे। पवन और रजत जो कि अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे, लेकिन लौटते वक्त वो इतना खौफनाक नज़ारा देखने वाले हैं, इसका जरा सा भी उन्हें अंदाजा नहीं था। आज उन दोनों पर वह बुढ़िया एक खतरा बनकर मंडरा रही थी। तभी रजत ने डरते हुए कहा, जल्दी से गाड़ी को लॉक कर दो और ध्यान रहे वह तभी अंदर आ पाएगी जब हम बाहर जाएंगे। रजत की बात पवन को थोड़ी समझ में आने लगी। पवन यह बात बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता था कि रजत इन सब चीज़ों में
काफ़ी विश्वास के साथ साथ इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी रखता था। अभी पवन गाड़ी से बाहर उतरने ही वाला था कि रजत ने उसका हाथ पकड़ा। पवन ने कहा, मैं देखता हूँ ये 80 साल की बुढ़िया मेरे साथ क्या करती है। जब भी पवन को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है तो वह अपने दिमाग का संतुलन कुछ ही पलों में खो देता है। अभी वह अपने कदमों के साथ बाहर निकलने ही वाला था, मगर तभी रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन वह सफ़ेद सफ़ेद साड़ी पहने भयानक बुढ़िया उनके सामने थे। पवन शायद ये भूल चुका था कि जिस महिला से वह संग्राम करने की कोशिश कर रहा है वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि प्रेतों की एक रानी है। अचानक से गाड़ी के नीचे जोर का एक ब्लास्ट हुआ। वह आवाज़ सुनकर रजत एकदम से डर गया और शायद इसी वजह से पवन भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। पवन यार तू होश में आ जा, यार हमारी जान यहाँ पर खतरे में पड़ी है। इतना बोलते बोलते रजत की आंखों से आंसू बहने लगे। पवन का गला बहुत ही बुरी तरीके से सूख चुका था। पवन को बहुत ही जोर की अब प्यास लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त उन्हें अपनी जान की परवाह सबसे पहले थी। फिर अचानक से सीट के नीचे दबी हुई उस बोतल को निकालकर पवन धीरे धीरे उसका पानी पीने लगा। लेकिन जैसे उसने पानी पीकर उस बोतल को रखा तो पवन एक जोर की चीख के साथ बहुत ही बुरी तरीके से पसीने में भीग चुका था। उसका डर साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद रजत की नज़र उस बोतल पर पड़ी तो मानो रजत के होश उड़ गए। उसने देखा कि जिस बोतल के अंदर उन्होंने पानी रखा था वह बोतल खून से भरी हुई थी। रजत भी काफ़ी हैरान रह गया। रजत को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक बार फिर छन छन की आवाज़ से रजत एक बार फिर कांप उठा। यह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि गाड़ी के ठीक ऊपर से आ रही थी। अब रजत क्या करता उसे समझ में नहीं आ रहा था। रजत और पवन दोनों ही बहुत बुरी तरीके से उस भयानक जगह में फंस चुके थे। अचानक से उस कब्रिस्तान के बीचों बीच खटखट की आवाज़ें आने लगी। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जोर से खटखटा रही हो। गाड़ी के दरवाजे के साथ कांच भी बंद था, लेकिन आवाज़ बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ी के अंदर सुनाई पड़ रही थी। और फिर अचानक ही कुछ फूटने की आवाज़ आई। आखिर इतनी जोर से क्या फूटा हो, यह सब उन दोनों की समझ से बाहर था। लेकिन जो नज़ारा वह अब देखने वाले थे शायद उसके बारे में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। इस बार उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान की तरफ से एक मुर्दा अपने हाथों को आगे की तरफ करता हुआ उनकी कार की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से रजत की हालत खराब होने लगी। तूने अच्छा नहीं किया इस जगह पर आकर, आज तेरी मौत निश्चित है। रजत इतना बोलकर अपने आप को रोक नहीं पाया। वह झट से पवन पर झपट पड़ा। भाई छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भाई रजत होश में आओ, अरे भाई होश में तो आओ। पवन जोर जोर से चिल्लाता रहा, मगर पवन अपने आप को छुड़वाने में नाकामयाब था, क्योंकि रजत की ताकत अब लगभग 4 गुना बढ़ चुकी थी। पवन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस दुबले पतले रजत को अपने से दूर रखने में सक्षम नहीं था। तभी पवन ने वो किया जो उस वक्त उसे करना चाहिए था। पवन ने जोर जोर से अपना हाथ रजत के सर में दे मारा। तब जाकर रजत थोड़ा होश में आया। भले ही रजत की ताकत बड़ी थी, लेकिन पवन का हाथ कमजोर नहीं था। उसके हाथ की चोट काफी भारी पड़ी। रजत अपने सर को संभालते हुए थोड़ा होश में आया ही था कि तभी गाड़ी अपने आप ही लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कब्र से टकराई। रजत का पूरा चेहरा जाकर स्टीयरिंग से टकराया और पवन की हालत तो और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसका पूरा चेहरा आगे के कांच में धंस गया। दोनों की हालत अब इस कदर बिगड़ चुकी थी जैसे आज उनकी मौत उनके ऊपर काले साए की तरह मंडरा रही हो। लगातार रजत की कोशिश थी कि वह वहां से बचकर निकल जाए। रजत वहां से निकलकर भागना तो चाहता था, लेकिन जब उसकी नज़र धीमी धीमी उस खाली और सुनसान जगह पर पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पुराना और डरावना कब्रिस्तान था। इसका मतलब गाड़ी से नीचे उतरना मतलब उस बूढ़ी चुड़ैल का शिकार बन जाना और उस कब्र में दफन हो जाना। फिर धीमे धीमे रजत की नज़र सामने की तरफ पड़ी तो रजत के होश से उड़ गए। पवन और रजत दोनों ही इस कदर भयानक डर में डूब चुके थे, मगर इस बार उन्होंने उस भयानक मुर्दे का असली रूप देखने में सक्षम नहीं थे।
उसके भयानक बड़े बड़े और डरावने हाथ जो कि पूरे खून से लथपथ थे, और साथ ही वह मुर्दा पूरा गला हुआ था। उसके अंदर से एक बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। पूरी गाड़ी बंद होने के बावजूद भी पता नहीं कैसे, मगर वह बदबू गाड़ी के अंदर मौजूद थी। गाड़ी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। आगे का हिस्सा लगभग खत्म हो चुका था। पवन और रजत दोनों इस बात से अनजान थे कि इस जगह पर इतना भयानक और डर का कब्रिस्तान पड़ता है जो कि प्रेत बाधित माना जाता है। दोनों की ये बड़ी गलती आज उन दोनों को उस जगह पर घसीट कर ले आई थी, जिस जगह पर जाने से उन दोनों के हाथ पैर कांपते थे। फिर पवन रजत के सामने हाथ जोड़कर उसे विनती करने लगा, भाई भाई मुझे बचा ले भाई। मगर रजत के पास भी ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे वो बच पाए। दोनों के होठों पर बस भगवान का नाम तो जरूर था, मगर उनके मुंह से आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब डर की दास्तान अब उनके सर पर चढ़कर बोल रही थी। अपनी जान बचाना उनके लिए इस वक्त सबसे अहम था। उसके बाद रजत की 1000 कोशिशों के बाद जाकर गाड़ी भी एकदम से स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे ही गाड़ी एकदम से स्टार्ट हुई तो अभी गाड़ी के बिल्कुल सामने की तरफ एक मुर्दा खड़ा दिखा। लेकिन उसके पीछे जो खड़ा था वो वही था जिसने उनको इस बड़े खतरे के अंदर डाला था। वो कोई और नहीं बल्कि वही 80 साल की बुढ़िया थी जिसने उन दोनों को एक बड़े खतरे में डाला था। अब रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने ना तो आगे देखा और ना ही पीछे। उसने उस मुर्दे को जोर से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी उस मुर्दे के आर पार हो गई। रजत ने अपनी गाड़ी को बहुत ही तेजी से ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। गाड़ी फुल स्पीड में वहां से आगे दौड़ रही थी। लेकिन जब रजत की नज़र आगे वाले कांच के हिस्से में पड़ी तो मानो रजत की आंखें फटी की फटी रह गईं। रजत की जीभ दांतों के नीचे आने पर अब मजबूर हो गई थी। रजत उस भयानक नज़ारे को देखकर मानो उसका दिल दहल उठा। रजत ने देखा कि उस भयानक बुढ़िया के साथ साथ वह डरावना मुर्दा भी गाड़ी के एकदम पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और उनकी दौड़ इतनी तेज थी कि मानो कुछ ही पलों में वह उस गाड़ी को छू लेने वाले हैं। मगर तब तक वह समय आ चुका था जब उस भयानक जगह से पवन और रजत दोनों ही निकलने वाले थे। लेकिन जाते जाते उनका एक नुकसान और हो गया। वहां से लगभग 200 मीटर की दूरी के बाद अचानक से गाड़ी का पहिया एकदम से फट गया, और अब साथ ही मुश्किलें भी बढ़ चुकी थी। आगे कुछ ही दूर जाने के बाद गाड़ी बंद पड़ गई और उनकी उम्मीद भी। लेकिन उन्हें सामने एक झोंपड़ा दिखाई पड़ा। वो दोनों गाड़ी से निकलकर उस झोंपड़े में छुप गए। झोंपड़े के छोटे से छेद से वो उस खौफनाक दृश्य को देख रहे थे जब वो बुढ़िया और वो मुर्दा गाड़ी को बाहर से खटखटाए जा रहे थे। अगर गलती से भी उस बुढ़िया की नज़र झोंपड़े पर पड़ जाती तो उनका अंत तो निश्चित था। खैर ऐसा हुआ नहीं, और सुबह तक दोनों वहीं छुपे रहे। सारी रात वो कब्रिस्तान से निकलते उन मुर्दों के खौफनाक करतबों को देखते रहे। जब सुबह हुई तब सब कुछ ठीक हो चुका था। फिर वो दोनों फौरन गाड़ी के पास गए और किसी तरह वहां से निकल गए। वो दोनों जिंदा तो बच गए, पर आज भी उनके दिल में उस घटना का खौफ बरकरार है, क्योंकि बाद में उन्हें ये भी पता चला कि वो जिस झोंपड़े में छुपे थे वो उस बुढ़िया का ही था। लेकिन उस रात वो बुढ़िया झोंपड़े में नहीं लौटी थी। अब इसे किस्मत का चमत्कार कह सकते हैं या फिर कुछ और। जो भी हो, अगर उस रात वो बुढ़िया झोंपड़े में वापस लौटती, झोंपड़े में लौट आती, तो शायद इनका अंत भी महज एक रहस्य बनकर ही रह जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।